हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 की पॉलिटी की, और क्लास 10 का जो टॉपिक था वो सत्ता की साझेदारी। कल वाले सेशन में मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करी थी बेल्जियम की, वहाँ कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से लड़ाई हुई थी, फिर वहाँ की सरकार ने क्या करा था, ये सब बातें हम लोगों ने कल वाले सेशन में करी थी। आज आपकी किताब में उसी के आगे एक नए देश के बारे में चर्चा की गई है, और उस देश का नाम है लेबनान। ध्यान से समझेंगे मुन्ना। लेबनान एक देश है जिसका नाम है लेबनान, और लेबनान की राजधानी है, ध्यान से समझेंगे बाबू, राजधानी है, और राजधानी का नाम है बेरूत। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। लेबनान देश का नाम है और उसकी राजधानी है बेरूत। और कंडीशन अगर इसकी आप समझनी चाहते हैं किस तरीके से है, मैं आपको बताऊं कि ऐसे करके भूमध्य सागर है, हम ये कह लेते हैं इधर है भूमध्य सागर, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर मैप पे आपको लोकेशन याद है और यहाँ से लगा हुआ ऐसे कुछ करके एक देश है, इस देश का नाम है लेबनान। ध्यान से समझेंगे बाबू, देश का लेबनान है, और इस तट पे ही ये राजधानी स्थित है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है बेरूत, ठीक है। अब बात आएगी सर और मामला क्या है, तो देखो पड़ोसी देशों को यहाँ से लेके यहाँ तक जो देश इसका पड़ोसी है, उस देश का नाम है सीरिया। बहुत खतरनाक देश है, मतलब एक ऐसा देश है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और हकीकत यहाँ की ये है कब कौन किसको मार दे कोई भरोसा नहीं है। और स्पेशली यहाँ की महिलाओं की कंडीशन बहुत बुरी है, वास्तव में यहाँ की महिलाओं की कंडीशन बहुत बुरी है सीरिया की। अच्छा, यहाँ तक तो सीरिया है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक देश है इजराइल, ठीक है। यहाँ पे एक देश है पड़ोसी इजराइल, और ये इधर इधर है भूमध्य सागर, इधर है भूमध्य सागर, ये देश है लेबनान, और इसके इस तरफ पूरा सीरिया है यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हिस्सा सीरिया है, और यहाँ से यहाँ तक इजराइल, ये इसका पड़ोसी है, ठीक है। आपको लोकेशन एक पता चल गई होगी वास्तव में देश कहाँ पे, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो हम कहानी शुरू करते हैं बेरूत की, ठीक है, समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, वो पूछेगा कि बेरूत की स्थापना कब हुई थी। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझेंगे, मजा तब आएगा जरूर, ठीक है। क्या बताएंगे बाबू, 1848 में इसकी स्थापना होती है, और सबसे ज्यादा बेरूत की कंडीशन तब खराब होती है जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। क्या शुरू हो गया बाबू, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू होता है, तो आप सबको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेके 1918 तक चलती है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो दूसरे जब लड़ने वाले थे वो थे मित्र राष्ट्र, ठीक है। ध्यान से समझना, अब कहानी शुरू होती है। मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों ने, मतलब कंडीशन समझेंगे, इस मित्र राष्ट्रों ने, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था। एक को कहते हैं केंद्रीय शक्तियां, ठीक है, कहेंगे केंद्रीय शक्ति, और दूसरी पार्टी थी जिसको हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। ध्यान से समझेंगे। अब इस मित्र राष्ट्र ने इस पर, ध्यान से समझेंगे, इस पर 7 बार आक्रमण किया और पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। तो मित्र राष्ट्रों ने बेरूत को कितनी बार आक्रमण करके नष्ट किया था, 7 बार आक्रमण किया। छोटा सा लिलीपुट जैसा देश है, और उस पर भी आक्रमण के उसको क्या कर दिए थे, नष्ट कर दिए, और नष्ट करने के बाद वापस से इसे बनाया गया। तो ये तो हो गई इसकी ऐतिहासिक बातें जो आपको जाननी चाहिए कि बेरूत किस किस कंडीशन से गुजरा है। बेचारा छोटा सा देश नन्ही मुन्नी का, उसको बाद कितनी पावरफुल शक्तियों ने इसे 7 बार आक्रमण करके नष्ट कर दिया, ये तो हाल है। अब एक बात समझेंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ तो इन लोगों को समझ में आया कि भाई साहब हमें सुकून की जिंदगी तो जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। सुकून की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर, ध्यान से, और ये कहाँ पे, लेबनान में 1926 में, ध्यान समझेंगे, 1926 में यहाँ संविधान का निर्माण किया गया। उनको लगा कि अगर संविधान नहीं होगा तो इस देश को चलाना भैया संभव नहीं। जब देश को चलाना ही नहीं संभव है तो बड़ी समस्या हो जाएगी बाबू, फिर क्या करेंगे। इन्होंने कहा देखो 1926 में हम संविधान लागू करते हैं, और ये संविधान यहाँ, इस संविधान से ये देश एक लोकतांत्रिक देश बना। क्या बना बाबू, लोकतांत्रिक देश।
लोकतांत्रिक देश का मतलब यहाँ पर भी चुनाव होगा, यहाँ पर भी नेता बनाए जाए। ठीक है, समस्या इस बात की है कि जब आपके दिमाग में कीड़ा भर जाता है ना, धर्म का कीड़ा भर जाए, जाति का कीड़ा भर जाए, तो ये जल्दी समाप्त नहीं होता है। जैसे आपको भी हमारा धर्म ऊंचा है, कोई कहे हमारा जाति ऊंची है, तो फिर ये जिंदगी से जाता नहीं है गुरु। आपको लगेगा कि जैसे आप अगर निम्न जाति के हैं तो आपको लगेगा उच्च जाति वाला आपका दुश्मन है, उसको लग रहा होगा निम्न जाति वाला हमारा दुश्मन है, हिंदू को लगता होगा मुस्लिम उसका दुश्मन है, मुस्लिम को लगता होगा हिंदू। जबकि असलियत इस बात की है कि आप सभी जने इंसान हैं, किसी ना तो कोई ऊंच है ना तो कोई नीच है, बस ये एक विचारधारा लोगों के दिमाग में भर दी गई है और यही सबसे ज्यादा कलह, लड़ाई झगड़ा या भेदभाव या कुछ भी आप कह लें, हिंसा का एक कारण बनता जा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि इन देशों से एग्जाम्पल लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। मेल मिलाप से रहिए, खुश रहिए, तरक्की कीजिए जिंदगी में। ठीक है, समझेंगे। अब क्या हुआ कि लेबनान देश है और उसकी राजधानी है बेरूत, जिसकी स्थापना हुई थी 1848 में। और बेरूत की कंडीशन ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जो केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच चला था, और मित्र राष्ट्रों ने 7 बार आक्रमण करके पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था, बाद में इसे वापस से बनाया गया। यहाँ तक बाई बात समझेंगे, आगे कहानी समझेंगे। अब जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो लेबनान में 1926 में संविधान लागू किया जाता है। संविधान लागू करने के बाद यह एक लोकतांत्रिक देश बनता है, मतलब यहाँ पर भी भारत की तरह लोकतंत्र है, यहाँ पर भी नेता चुने जाएंगे, यहाँ पर भी चुनाव होगा। जो प्रक्रिया लगभग हमारे यहाँ होती है वही प्रक्रिया कहाँ होगी, लेबनान में या बेरूत में होगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक सब ठीक ठाक है। अब समझेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद क्या हुआ। 1926 में सब कुछ चल रहा था, तो देखो हर देश में अलग अलग जात के लोग रहेंगे, अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे। तो लेबनान में समझेंगे यहाँ पे कुछ धर्म के लोग रहते हैं जिनकी बाहुल्यता है और वो चाहते हैं कि हम शासन में रहें। मतलब ये होता है ना, जैसे जिसकी संख्या ज्यादा वो कहेगा हम ही राजा बनेंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही राष्ट्रपति बनेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसकी संख्या कम होती है कहता है भाई तुम बनोगे, तो उसके दिमाग में खुन्नस उत्पन्न होती है। समझ रहे हैं आप। तो इस चीज को समझने के लिए जैसे मैं बताता हूँ, लेबनान में कुछ लोग अलग अलग धर्म से संबंधित, जैसे यहाँ पे ईसाई धर्म था। कौन सा धर्म बाबू, ईसाई धर्म था। ध्यान से समझेंगे, कौन धर्म था, ईसाई धर्म था। यहाँ के कुछ लोग मुसलमान थे, ध्यान से समझेंगे, और लोग क्या थे भैया, मुसलमान थे। अब इस मामला ईसाई और मुसलमान का है यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से वर्षन नहीं है, ये लोग साथ रहते थे, लेकिन थोड़ी सी कमियां ये हुई कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, कोई चक्कर में लड़ाई कर ली। तो ध्यान समझेंगे, बेरूत में 1975 से लेके, ध्यान से समझें, 1975 से लेके 1990 तक गृह युद्ध चला था। ध्यान से समझेंगे बाबू। अब अगर मैं इसको मिटा के थोड़ा सा और पहले की चीजों को आपको बताऊं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझेंगे। देखो बाबू, अगर कोई किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, सर जी यहाँ डाउट हो, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा। देखो समझो, लेबनान है, लेबनान में संविधान है, लेकिन संविधान लागू होने से पहले हमें ये समझना है यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। संविधान लागू हुआ, सभी लोग रह रहे थे, लेकिन कंडीशन बनी 1975 से लेके 1990 तक यहाँ पे क्या हुआ भैया, गृह युद्ध हुआ। अब कहेंगे काहे बात के लिए गृह युद्ध हुआ, ये बात समझनी पड़ेगी। गृह युद्ध का मतलब कोई बाहरी देश आके आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, अपने देश के लोग ही अपने देश में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गृह युद्ध हुआ 1975, जो जाके कब खत्म हुआ, 1990 में। अब सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है, सर जी एक चीज बताओ, ये गृह युद्ध काहे के लिए हुआ था। तो समझेंगे गृह युद्ध। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर हम लेबनान को 2 हिस्सों में ऐसे करके बांट दें तो हमें लगेगा ये वाला उत्तरी लेबनान हो जाएगा, ये वाला दक्षिणी लेबनान हो जाएगा। उत्तरी लेबनान पे अधिकार कौन चाहता था, सीरिया, ध्यान से समझेंगे। और दक्षिणी लेबनान पे कौन अधिकार चाहता था, इजराइल। कौन और चाहता था नहीं भैया, इन दोनों ने, मतलब सीरिया ने लेबनान के उत्तरी हिस्से में कब्जा कर लिया और इजराइल ने दक्षिणी हिस्से में।
मतलब हालत ऐसी हो गई कि बेचारा लेबनान फिर से गायब होने के कगार पे पहुंच चुका था। लेकिन वहां पे गृह युद्ध में वहां पे एक संगठन है जिसको हम लोग PLO कहते हैं, अगर आप समझ पाए। यहाँ पे एक संगठन है PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक संगठन है PLO करके, उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया गया तो मामला फिर ठंडा हो गया कि ठीक है वापस चीजें बेहतर हो गई। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलेंगे। देखिए अब जब ये गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध के कारण ये हुआ था कि सीरिया ने उत्तर तरफ कब्जा कर लिया और दक्षिण से इजराइल ने कब्जा कर लिया। वही हाल ही हाल हो गई ना। रामायण में जब रावण को हराना मुश्किल था तो श्री रामचंद्र जी ने पता किया कि भैया इसको हराया कैसे जाएगा। तो रावण की तरफ से मिला कौन? विभीषण। उसने बताया कि देखो महाराज, कंडीशन ये है कि हम आपके भक्त हैं, आप हमारे प्रभु हैं, और हमारा जो भैया है तो बहुत ज्ञानी लेकिन घमंडी है, और घमंडी लोगों ना से इसको हम बहुत समझा चुके हैं कि माता सीता को वापस कर दो नहीं तो मारे जाओ। मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रभु, और उसको मारने का एक ही रास्ता है कि यदि लड़ाई होने आए उसके नाभि नमरी से निपटा दो, ये जो मुंडी उदी 10 निकलती खत्म हो जाएगी। सेम कंडीशन हुई कहाँ पे? लेबनान के साथ, बेरूत के साथ। यहाँ कंडीशन हुई कि यहाँ पे जिस धर्म के जाति के लोग रहते थे, अर्थात इस गृह युद्ध में कौन शामिल होगा मुन्ना? ईसाई और यहाँ पे रहने वाले मुसलमान। ये दोनों भैया जो है लड़ाई कर करके, आपस में लड़ाई कर करके कौन सी स्थिति उत्पन्न कर दिए थे? गृह युद्ध। और जिसका फायदा किसने उठाया? सीरिया ने और इजराइल। इसीलिए कहते हैं गुरु, भाई भाई में लड़ाई नहीं, ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। समझ रहे हैं? अब एक चीज समझेंगे, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये चीज देखी गई कि इस लेबनान में भाई कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो वहां की सरकार ने एक चीज एज्यूम करी, एक चीज समझी कि भाई यार यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ के जो धर्म है, भाई कौन है यहाँ पे? जो धर्म है, इन धर्मों में मतलब ईसाई लोग अपना शासन चाहते हैं, मुसलमान लोग अपना शासन चाहते हैं, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता, इसलिए लड़ाई हो रही है। लेकिन लड़ाई कब नहीं होगी? कि जो हम सरकार बनाएंगे, जो हम सत्ता बनाएंगे, अगर हम सरकार बनाते वक्त ईसाइयों को समान अधिकार दे दें, मुसलमानों को भी समान अधिकार दे दें, तो उनको लगेगा कि भैया संविधान में हमें सब कुछ मिला है, हम लड़ाई नहीं करेंगे। ध्यान से समझेंगे। जब गृह युद्ध समाप्त हुआ 1990 में, तो वहां के नेताओं ने बैठ की मीटिंग करी कि भाई रे रोज लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अपने घर का बच्चा मारा जाएगा ना, अपने ही भाई बहन भौजाई मारी जाएंगी, तो भाई रिलेशन आप ही के बच्चे मारे जाएंगे, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, यही सब होगा ना गुरु। इस वजह से 1990 में वहां के नेताओं ने मिलकर एक समझौता किया। अब समझौता किस बात का होता है समझेंगे। वो कहते हैं कि जो धर्म के लोग हैं, अर्थात जब हम सरकार बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे बाबू, हम क्या बनाने जा रहे हैं? सरकार। जब सरकार बनेगी, जब सरकार बनेगी, ध्यान से समझना, क्या बनेगी? जब सरकार बनेगी तो सरकार में राष्ट्रपति तो बनेंगे ना, कोई ना कोई तो राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई ना कोई राष्ट्रपति बनेगा। तो वहां ये तय किया गया कि राष्ट्रपति जो बनेगा वो कौन बनेगा? मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही होगा। कौन बनेगा भैया? मेरोनाइट पंथ। और ये पंथ किससे संबंधित है? कैथोलिक धर्म से। किससे मुन्ना? कैथोलिक धर्म। और कैथोलिक धर्म किससे संबंधित है? ईसाई से। इसका मतलब जो व्यक्ति क्या होगा? ईसाई होगा। ईसाई किस संप्रदाय को मानेगा? कैथोलिक को मानेगा। और कैथोलिक में भी किस पंथ का अनुयायी होगा? मेरोनाइट पंथ को मानेगा। वो वही व्यक्ति क्या बनेगा? हमेशा राष्ट्रपति बनेगा, और कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब किसी अन्य धर्म का या किसी अन्य पंथ का, अन्य संप्रदाय का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो ईसाई धर्म का कैथोलिक, और वो पंथ का नाम होगा मेरोनाइट, और वो हमेशा क्या बनेगा? चलो भैया, राष्ट्रपति सरकार। अब यही मतलब राष्ट्रपति के बाद अगला बनेंगे कौन? प्रधानमंत्री। अब बात आई, प्रधानमंत्री भी तो बनेंगे।
अब हुआ कि प्रधानमंत्री बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? इन्होंने कहा देखो भैया, प्रधानमंत्री एक पद तुम ईसाई को दे दिए, अब दूसरा पद किसका है? प्रधानमंत्री का। तो ये हमेशा जो सुन्नी मुसलमान होंगे, हमेशा ध्यान से समझेंगे, प्रधानमंत्री हमेशा और हमेशा कौन बनेगा? सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा, और कोई भी धर्म या जाति या संप्रदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। चलो, एक मिल गया किसके पास? ईसाई के पास। दूसरा का मिल गया सुन्नी मुसलमान के साथ। एक पद और आया उसके बाद, उप प्रधानमंत्री। कौन सा पद आया बाबू? उप प्रधानमंत्री। अब बात आई कि उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? इन्होंने कहा देखो, एक काम करते हैं, तीसरा का पद है वापस से, ईसाइयों में एक होता है ऑर्थोडॉक्स। हाँ, एक संप्रदाय होता है जो किससे संबंधित होता है? ईसाई। किससे संबंधित होता है? ईसाई। मतलब तीसरा का पद एक बढ़िया पद है जो किसको दिया जाएगा? ईसाई को। और ईसाई में किसे दिया जाएगा? ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय को ही दिया जाएगा। उसके बाद बात आई कि सर जी, उसके बाद तो संसद है, और संसद का कौन होता है? अध्यक्ष होता है। संसद का क्या होता है भैया? अध्यक्ष होता है। ये बात आई कि भैया अब ये संसद का जो अध्यक्ष बनेगा उसको किसको बनाया जाए? देखो, मुसलमान को हमें एक पद यहाँ दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अब जो शिया मुसलमान है, शिया मुसलमान है, वो हमेशा क्या बनाए जाएंगे? संसद के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। आपको देखो, अब वापस से समझना किस तरीके से यहाँ पे सत्ता की साझेदारी हो रही है। देश का नाम है बेरूत। सरकार बनाने में ये कहा गया कि राष्ट्रपति जब बनाए जाएंगे वो हमेशा होंगे मेरोनाइट पंथ के, और मेरोनाइट पंथ किससे संबंधित है? कैथोलिक। और कैथोलिक भी ईसाई का एक संप्रदाय है। अगला, एक पद मिल गया ईसाई को। दूसरा का प्रधानमंत्री बनाया गया सुन्नी मुसलमान को। एक पद किसे मिल गया? मुसलमान को। अब तीसरा का पद है उप प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री का है, और उप प्रधानमंत्री का किसे दिया जाएगा? ऑर्थोडॉक्स को। ऑर्थोडॉक्स को दिया जाएगा, जो क्या होगा? ईसाई होगा। फिर बात आई कि संसद का जो अध्यक्ष होगा वो किसको बनाया जाएगा? तो शिया मुसलमान। अब बात आई, कुछ लोग कहेंगे सर शिया इसमें क्या है और सुन्नी क्या है? जैसे देखो यार, सिंपल सी बात, हर धर्म में कोई ना कोई संप्रदाय होते हैं, तो वहां पर भी मुसलमानों में भी कुछ लोग शिया होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं? सुन्नी होते हैं। ऐसे समझ जाओगा तो आसान भाषा में। कुछ लोग जो क्या बोलते हैं, मुसलमान में जो उनके पहले वो पैगंबर थे, नहीं कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि पैगंबर की शिक्षा में विश्वास रखते हैं, उन्होंने जो कहा है उनकी बात में। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के बीच या हमारे बीच कोई नहीं है। इस तरीके से बंटवारा होता है। जो लोग सुन्ना में विश्वास करते हैं सुन्नी कहते हैं, जो शिया में विश्वास करते हैं वो शिया कहते हैं। मतलब कुल मिला जुला के बस इतना समझना है, मुसलमान में भी दो संप्रदाय होते हैं। एक संप्रदाय का नाम है सुन्नी और दूसरे के संप्रदाय का नाम है शिया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ बंटवारा कैसे हुआ? दो संप्रदाय ईसाई को, दो संप्रदाय मुसलमान को। मतलब सरकार बनेगी तो दोनों लोगों को बराबर बराबर अधिकार दिया गया है, बराबर बराबर हिस्सेदारी दी गई है। तो झगड़ा तो नहीं करोगे गुरु? क्या झगड़ा तो नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है। जब इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अब इसमें एक ड्रामा और था। अब ड्रामा क्या था? वो बात यहाँ आप समझो। जो ईसाई धर्म था, ईसाई से एक अलग समझौता किया गया, और ये कहा गया कि भैया तुम लोग ईसाई हो, तुम लोग कभी भी फ्रांस के संरक्षण की बात नहीं करोगे। किसकी संरक्षण की बात नहीं करोगे? फ्रांस के संरक्षण की बात तुम लोग नहीं करोगे। अर्थात तुम लोग कभी ये नहीं कहो हम ईसाई हैं तो फ्रांस वाले भैया आओ हमें लेके चलो, हमें बचाओ, यहाँ मारे जा रहे हैं, ये काम तुम नहीं करोगे। अगर देश हमारा है तो इसी के साथ मरेंगे, इसी के साथ जिएंगे, लेकिन किसी अन्य देश से हम सहायता नहीं लेंगे। तो ईसाइयों के साथ यही समझौता किया गया, तुम कभी भी फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करोगे। चलो ये तो पहला समझौता हो गया। अगली बात कही गई कि भैया ईसाई हैं यहाँ पे, और दूसरा का मामला किससे चल रहा था? मुसलमान से चल रहा था। अब ईसाई और मुसलमानों में वापस से एक समझौता किया गया, और ये कहा गया दोनों के लगभग, मतलब अगर हम कहें बेरूत में या लेबनान में ईसाई कितने रहते हैं, मुसलमान कितने रहते हैं, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो बताएंगे, दोनों की आबादी बराबर है। जितने ईसाई हैं उतने मुसलमान।
तभी तो ये बराबर बराबर बांटा गया है भाई, सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पे सहमत हो गए। अब मामला क्या है देखो, सीरिया में भी कौन रहते हैं, देखो सीरिया में भी क्या होते हैं भैया, कौन रहते हैं सबसे ज्यादा, मैंने शुरू में आपसे बताया था ना, सीरिया में भी क्या रहते हैं, मुसलमान, और यहाँ पर भी कौन रहते हैं, मुसलमान। जब यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो मुसलमानों को लगा हम किसके साथ भाग जाते हैं, क्योंकि सीरिया ने ऊपर तरफ से तो अधिकार तो कब्जा तो कर ही लिया था। उन्होंने कहा कि भाई हम सीरिया के साथ चले जाएंगे। जब समझौता हुआ, ये कहा गया दोनों धर्म के लोगों को कि ईसाई वाले फ्रांस के साथ नहीं जाएंगे, अपना देश है, एक ही साथ मरेंगे, एक ही साथ मिटेंगे, लेकिन किसी अन्य देश के साथ समझौता नहीं करेंगे, ना वहां जाने की बात करेंगे ना। और मुसलमानों से ये समझौता किया गया कि तुम भी सीरिया के साथ कूद के जाओगे नहीं, तुम भी समझो कि लेबनान तुम्हारा देश है, तुम इसे छोड़ के नहीं जाओगे। तो दोनों के साथ समझौता किया गया, दोनों के साथ ये समझौता किया गया कि ईसाई फ्रांस के साथ नहीं जाएंगे और मुसलमान सीरिया के साथ नहीं जाएंगे। अब जब नहीं जाएंगे तो रहोगे कहाँ पे, लेबनान में रहोगे, और लेबनान में रहोगे तो इस तरीके से सरकार का बंटवारा कर दिया गया। तो हम ये बात कहेंगे, सत्ता की साझेदारी का मतलब उस पूरे देश में या उस पूरे प्रांत में जहां सरकार बनाई जा रही है, उस सरकार में उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को बराबर बराबर हिस्सेदारी दी जाए, उसे ही हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। कल इसी बात को हम बेल्जियम का एग्जाम्पल लेके समझे थे, आज इसी बात को हम लोग लेबनान या बेरूत का एग्जाम्पल लेके समझे मेरे हिसाब से। और यहाँ तक अगर आप याद कर पाते हैं और इसको आप नोट्स बना पाते हैं, एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत तो नहीं करेंगे। अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक करके मैं 2 बार रिवीजन कर देता हूँ, मजा आ जाएगा गुरु। जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत, स्थापना कब हुई, 1848, संविधान कब लागू हुआ, 1926, किस तरीके का देश है, लोकतांत्रिक देश है। गृह युद्ध कब हुआ, 1975 से 1990, कौन कौन से संप्रदाय रहते हैं, ईसाई और मुसलमान। जब सरकार बनाई गई तो राष्ट्रपति हमेशा कौन होगा, मेरोनाइट कैथोलिक। प्रधानमंत्री हमेशा कौन होगा, सुन्नी मुसलमान। उप प्रधानमंत्री कौन होगा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई। संसद का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, शिया मुसलमान। आगे समझेंगे कि लेबनान की कंडीशन है कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है, इसके एक तरफ कौन है, सीरिया है, दूसरी तरफ कौन है, इजराइल है। जब यहाँ पे गृह युद्ध हुआ तो सीरिया ने ऊपर से आक्रमण करके कब्जा कर लिया था, नीचे इजराइल ने। और प्रथम विश्व युद्ध में इससे 7 बार मित्र राष्ट्रों के साथ आक्रमण किया गया और पूरे तरीके से नष्ट किया गया, बाद में जाके वापस से बनाया गया। ठीक है, जब इतना सब कुछ हो गया, लास्ट में एक समझौता और किया गया, कहा गया कि ईसाई कभी भी फ्रांस के साथ जाने की बात नहीं करेंगे, उसके बाद मुसलमान भी कभी सीरिया के साथ जाने की बात नहीं करेंगे। लोग मान गए, और जैसे ही ये बात लोग मान गए, अब लेबनान में या बेरूत में जो लड़ाई झगड़ा होने की बात है वो अब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सरकार बनेगी, तो सरकार बनने में सभी लोगों का बराबर बराबर अधिकार है, बराबर बराबर हिस्सेदारी है, तो भैया लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी पॉइंट पे, किसी बात पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, थैंक यू।